हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। आज मैं आया हूं एक नया टॉपिक लेके फ्रॉम क्लास 11 फ्रॉम द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे, और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले बेसिक जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं, बेसिक उसका डिस्कस करते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है सब जानते हैं क्या होता है। दैट इज एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, रखा गया है, मास m है, ये ऐसे ही खुद से मूव नहीं करेगा। अगर एक बॉडी रेस्ट में है ऐसे ही मूव नहीं करेगा। कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो। बाहर से कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स अगर इसके ऊपर अप्लाई ना हो तब तक ये मूव नहीं करेगा। जिस प्रॉपर्टी के कारण ये खुद से मूव नहीं किया, ये हो गया वो प्रॉपर्टी इस बॉडी का, उसको बोलते हैं इनर्शिया। या एक बॉडी अगर मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, ये तब तक स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो बॉडी का वो प्रॉपर्टी जो खुद से वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ये सबको पता है, न्यूटन के लॉ में हमने पढ़ा था कि ये होता है इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऐसे ही एक बॉडी जैसे कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता खुद से, उसको बोलते हैं क्या, इनर्शिया। ऐसे ही मान लो एक एक्सिस है और एक्सिस के चारों तरफ एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रहा है। मान लो एक्सिस है और एक्सिस के एक्सिस के चारों तरफ एक बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट तो कर रहा है ये तब तक क्या, एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है, ये घूम रहा है ऐसे, बॉडी घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तब तक ये इसका जो रोटेशन बंद नहीं होगा या रोटेशन में चेंजनेस नहीं होगा, ओमेगा में चेंजनेस नहीं होगा। कब तक, जब तक एक एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर नहीं लगता। ठीक है ना। पृथ्वी घूम रहा है, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। पृथ्वी का रोटेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा जब तक कोई एस्ट्रॉयड या कुछ ऐसे अदर प्लैनेट आके पृथ्वी में ना टकराए। अगर पृथ्वी में वो एस्ट्रॉयड या अदर प्लैनेट आके टकराएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, वो एस्ट्रॉयड आके टकराया पृथ्वी में, तो जहां पे टकराया वहां से एक्सिस का डिस्टेंस मान लो है L है, तो जो फोर्स लगाया, फोर्स इनटू दैट लेंथ, एक्सिस से जो लेंथ है उसको बोलते हैं टॉर्क। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो वो जो टॉर्क जब तक नहीं लगेगा तब तक ये ऐसे रोटेशनल मोशन करता रहेगा। तो बॉडी का वो प्रॉपर्टी जो कि क्या अपोज करता है किसको, टॉर्क को, या अपना रोटेशनल मोशन में वो रोटेशन करना चाहता है, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता, वो प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक बार, जैसे एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा या रेस्ट में रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, वो प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ऐसे ही एक बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, वो रोटेट करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल टॉर्क का एप्लीकेशन नहीं हो, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो ये बॉडी था, रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो हमने ये जो बॉडी लिया था एक रिजिड बॉडी है, और ये हमने मान लिया एक्सिस है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। ये बहुत सारा पार्टिकल्स को लेके बना है,
तो हमने मान लिया कि ये है एक पार्टिकल जिसका मास है m1, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m3, ऐसे करते करते ये एक पार्टिकल है जिसका मास है mn। एक्सिस ऑफ रोटेशन से m1 का जो दूरी है वो है r1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया r2 वेक्टर, ये हो गया r3 वेक्टर, ऐसे करते करते mn का दूरी है rn वेक्टर। सही है। सो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है m1 r1 स्क्वायर, m1 इंटू r1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। दैट इज I बराबर समेशन ऑफ, लिख सकते हो mi ri स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बहुत सारा पार्टिकल को लेके एक बॉडी बना हुआ है m1 m2 m3, एक से n नंबर ऑफ पार्टिकल लेके बना हुआ एक बॉडी बना हुआ रहता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आपने मान लो कि यहां पे बहुत सारा पार्टिकल लेके बना हुआ है, अगर एक ही मास अगर घूम रहा है एक्सिस के चारों तरफ, मान लो कि एक ही मास है, मतलब एक, हमको पता है कि एक बॉडी घूम रहा है, ये बॉडी है घूम रहा है और इसका मास m है, और यहां से इस पार्टिकल का, ये एक पार्टिकल है, मान लो ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और यहां से यहां का डिस्टेंस है r, तो I बराबर क्या होता है m r स्क्वायर। अगर एक ही पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास m है तो उसका होगा m r स्क्वायर। अगर यहां पे अगर एक पार्टिकल घूम रहा है हमने बोला, और अगर ये देखो डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम किसको बोलते हैं, जो एक सिस्टम है वो बहुत सारा मासेस को लेके बना हुआ है, हमको अलग अलग जगह का मास पता है, वो है डिस्क्रीट सिस्टम। अगर एक कंटिन्यूअस सिस्टम होता तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते। कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब देखो, एक कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लो कि ये एक बॉडी है, लाइक ऐसे एक बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, एक्सिस यहां पे पास हुआ है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता कि ये m1 m2 m3 m4 कितना है, जो क्या पार्टिकल का मासेस क्या है आपको नहीं पता, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। उसका फॉर्मूला है, आप एक छोटा सा मास लेते हो, आप एक छोटा सा मास कंसीडर करते हो dm, एक छोटा सा मास कंसीडर करते हो dm, एक्सिस से उसका दूरी हमने मान लिया है r, मान लो एक्सिस से उसका दूरी है r, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा di बराबर क्या आ जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर। ओबियस सी बात है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये पार्टिकल का से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इंटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है, हमको एक कंटिन्यूअस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से मिल जाएगा और डिस्क्रीट का यहां से मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सही है। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, कुछ भी बॉडी ले लो, एक बॉडी है, ये है एक्सिस, इससे पास हुआ है ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा है विथ ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घूम रहा है। तो मान लो कि ये मास है m1, ऐसे ही ये मास है m2, ये मास है m3,
ऐसे करते करते ये है mn। अगर देखा जाए एक पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक ये है मान लो ये, और ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। अगर यहां पे मैं 3 पार्टिकल लिया, मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये और ये एक एक पार्टिकल है मान लो, और ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ ये रोटेशनल मोशन ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो आप अगर गौर से देखोगे, अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो एक पार्टिकल, सिर्फ ये वाला पार्टिकल को देखो, एक पार्टिकल को देखो, एक पार्टिकल को देखो, ये अपने आप एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये टोटल बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो ये पार्टिकल को देखो, ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, तो ये देखो एक सर्कल, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये पार्टिकल भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इन द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल। टोटल बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल क्या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ये m1 भी, इसका रेडियस है मान लो r1, तो ये एक ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये m2 इसका डिस्टेंस मान लो r2, तो ये एक ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये m3 है, इसका डिस्टेंस है r3, तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसे ही इसका अगर डिस्टेंस है rn, तो ये एक इंडिविजुअल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। अच्छा, हम जानते हैं रेडियस देखो अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, मतलब ओमेगा सबके लिए सेम है, लेकिन उनका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हम जानते हैं v बराबर होता है r ओमेगा, v बराबर होता है रेडियस इनटू ओमेगा। तो यहां पे मान लो पार्टिकल जो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी मोमेंट है v1 है, इसका v2 है, ऐसे mn का है vn। ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, m2 का v2 है, mn का vn है। तो सबका टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, करते करते हाफ mn vn स्क्वायर, हाफ mn vn स्क्वायर, ये हो गया। दैट इज काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ये हो गई। ऑब्वियसली ईच इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इतना है, दैट इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v1 बराबर कितना आएगा, r1 ओमेगा, v2 बराबर कितना आएगा, r2 ओमेगा, vn बराबर ऐसे कितना आएगा, rn ओमेगा। अगर इसको यहां पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज हाफ इंटू m1 इंटू r1 ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते करते आ जाएगा हाफ इंटू mn इंटू rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मान लो E मान लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो अंदर क्या आ गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर आ गया। हम जानते हैं कि ऐसे अगर डिस्क्रीट सिस्टम है जिसका ईच इंडिविजुअल पार्टिकल का मास अपन को पता है, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर बताया था क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी E बराबर हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, और इसके बदले हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल्स टू I, दैट इज E बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर हो गया कितना, हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको आप रिलेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अगर एक बॉडी ऐसे ज्यादा है, उसका मास m होता है, वेलोसिटी v होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। तो एक बॉडी का रोटेट कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ इंटू मास के बदले आ गया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी के बदले आ गया तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी
रोटेटिंग, ठीक है ना, बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन ये है। मान लो कि बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, बॉडी जो घूम रहा है, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, जो बॉडी घूम रहा है वो यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, मतलब ओमेगा बराबर 1 है, क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ओमेगा बराबर है 1 है मान लो, तो ओमेगा की जगह में 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा हाफ आई, एंड I बराबर आ गया 2E, यहां से E बराबर हाफ आई एंड I बराबर 2E। मतलब आप बोल सकते हो, यहां पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एक डेफिनेशन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, moment of inertia of a body is twice of its kinetic energy rotational if the body is rotating with a unit angular velocity। अगर बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, यूनिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। सही है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या होता है, ठीक है, देखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन ये क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। एक बॉडी था, रिजिड बॉडी था या डिस्क्रीट बॉडी था, जो भी था, ऐसे ये एक्सिस था, ये एक्सिस पास हुआ है, ये ऐसे क्या रोटेट कर रहा था। इसका मास m1 m2 m3 ऐसे लेके r1 डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस, r3 डिस्टेंस ऐसे लेके आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हमको पता है। अभी आपने एक पॉइंट चूज किया, मान लो ये एक्सिस था, ये एक्सिस से मान लो एक दूरी में एक पॉइंट चूज किया और आपने मान लिया कि ये बॉडी का सारा मास वहां पे कंसंट्रेटेड है और यहां पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। ये बॉडी का जितना मास है आपने मान लिया कि एक पॉइंट है जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड है और आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाला, तो इसका जो वैल्यू आया था, मान लो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू वही आया। आपने बॉडी का टोटल मास है मान लो m, तो आपने एक पॉइंट चूज किया, एक पॉइंट चूज किया, मान लो यहां पे चूज किया या यहां पे चूज किया, एक स्पेसिफिक पोजीशन में चूज किया, ऐसे मान लो यहां पे चूज किया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, सारा मास वहां पे रख दिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मान लो सेम नहीं आया। फिर यहां पे रखा, सारा मास वहां पे रख दिया और क्या रोटेट कराया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना नहीं आया। लेकिन मान लो कि ये वाला पॉइंट में सारा मास कंसंट्रेट कर दिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो आ गया। मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो इसका वैल्यू था उसके साथ सेम आ गया। तो ये जो दूरी है एक्सिस से, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना आया था, अगर हम बॉडी के जो पोर्शन है वहां पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करेंगे और वहां पे सारा मास अगर कंसंट्रेटेड है बोल के मान लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अगर वो सेम आ गया तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट का दूरी फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। सही है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू कितना, मान लो कि ये जो पार्टिकल्स हमने लिया है सबका मास समान है, मान लो दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, हमने मान लिया m है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू mn बराबर m है। मान लो छोटे पार्टिकल हमने कंसीडर किया और सबका मास को मान लिया m।
तो यहां पे अगर पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर प्लस अप टू एम आर एन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m ले लिए। I बराबर अगर हम यहां पे सारा का सारा मास को m मान लेते हैं और ये दूरी k मान लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, m के स्क्वायर होगा, यहां पे पुट कर देते हैं। दिस कैपिटल M इंटू के स्क्वायर बराबर m को कॉमन लेने से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू आ गया rn स्क्वायर, ये आ गया। अगर हम m के स्क्वायर है, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना है वो है स्मॉल n है, तो हमने क्या किया m इंटू n बाय n कर दिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर हमने कर दिया। n बाय n तो कर सकता हूं, कट के 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, देखो ध्यान से, ओके, हम एक n को यहां पे नीचे ले आए और m इंटू n कर दिया। एक पार्टिकल का मास m था और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, एक पार्टिकल का मास m, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n, तो m इंटू n क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, दैट इज m के स्क्वायर बराबर टोटल मास ऑफ द बॉडी आ गया m इंटू n, और बचा क्या, दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाय n आ गया, ये आ गया। m और m कट गया, सो k स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू आ गया rn स्क्वायर बाय n, एंड रेडियस ऑफ जायरेशन k बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाय n का रूट ओवर ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाय n। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ाया गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन के बारे में पढ़ाया गया, और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाया गया। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करना, और ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू।